जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मार्च 2025 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह आप देखने वाले हैं। जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स बने हैं मार्च 2025 से संबंधित हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि उससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरे वीडियो को आप सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो की शुरुआत करें पहले प्रश्न से। उससे पहले आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराया गया है, आप लोग एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ और कैसे प्रिंट करना है वो चीज़ें आपको हम बतलाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। आप सभी को मालूम है कि इस वर्ष 2025 में 113वां बिहार दिवस मनाया गया। अब बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो जब भी इस तरह के कथन वाले प्रश्न हो तो हमें सारे विकल्पों को बारीकी से पढ़ना अनिवार्य होता है। देखिए, पहला विकल्प है कि 1912 में भारत का 12वां राज्य बना। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर पहले ही लिखा गया बिहार के संबंध में, यानी कि बिहार के संदर्भ में ये सभी पॉइंट है। तो बिहार 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था, ये बिल्कुल सत्य है। हमें पहचान करनी है असत्य कथन की। फिर 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना, ये भी सत्य है। फिर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, ये भी यहाँ पर सत्य हो जाता है। लेकिन अगला जो विकल्प है बिहार दिवस 2025 की थीम जो है, यहाँ पर लिखा गया जल जीवन हरियाली, ये बिहार दिवस 2025 की थीम नहीं है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन की ही पहचान करना था। आइए बिहार दिवस को लेकर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है वो सभी तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप सबों को बतला दूँ, जो डेली करेंट अफेयर्स का क्लासेज आपने फॉलो किया है वहीं से हमने बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को इस मासिक करेंट अफेयर्स के वीडियो में उसका संग्रह किया है, जिसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पर अगर आप करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और मंथली वाला जब वीडियो आप देख लेते हैं, जो इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। फिलहाल अगर डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं तो इस पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है कि बिहार दिवस या फिर बिहार स्थापना दिवस, जो कि आपको ध्यान रखना है, हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। दरअसल इस वर्ष 2025 में जो दिवस मनाया गया है ये बिहार का 113वां स्थापना दिवस है। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा बिहार दिवस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2010 से हुई थी। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। आप ध्यान रखिएगा, 2010 से नीतीश कुमार के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल कर आएगा एग्जाम में कि 2012 में इसका शताब्दी स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी कि 100 वर्ष पूरा हुआ था। आइए कुछ और पॉइंट है इसके थीम को लेकर वो देख लेते हैं। देखिए, बिहार दिवस के थीम यानी कि विषय की बात करें, दरअसल जो राजकीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहीं पर यह थीम निर्धारित किया जाता है, यानी कि वो कार्यक्रम जो आधारित होता है इसी थीम की इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दूं कि 2025 में जो 113वां बिहार दिवस मनाया गया इसका थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। अच्छा, विकल्प नंबर डी में जो लिखा गया था जल जीवन हरियाली, ये आपको ध्यान रखना है 2022 में 110वां बिहार दिवस का थीम था। अच्छा, इससे पहले आपको बता दूं कि 2023 के बिहार दिवस की बात करें तो इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 2024 में कोई भी खास करके कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था राजकीय स्तर पर बिहार दिवस को लेकर, इस वजह से हमें कोई थीम देखने को नहीं मिलता है। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए कि 112वां बिहार दिवस का थीम क्या है तो आप आंसर करेंगे झट से कोई भी नहीं, कोई थीम इसका है ही नहीं।
अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी और आपको दे दूं। दरअसल 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार जो है ये भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये चीज़ें आप सभी को मालूम है, हालांकि आगे भी हमने यहाँ पर उसका जिक्र किया है, वो सभी पॉइंट को एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, सभी को एक बार से पुनः से रिवाइज कर लीजिए, और नीचे यहाँ पर बाकायदा इसका थीम को लेकर भी जानकारी आपके बीच हमने रख दिया है, तो इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, कुछ जानकारी बिहार के संदर्भ में आपको और दे दें। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार में कितने जिले हैं और कितने प्रमंडल हैं, तो वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल हैं, यानी कि बिहार को 9 डिवीजन में बांटा गया है, जिनमें कि आपको ध्यान रखना है पूसा, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। और ये 9 प्रमंडल के अंतर्गत जो जिलों की संख्या वो है 38। और जिलों में कई सारे प्रश्न, मतलब जिलों को लेकर कई सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर हम कॉमनली बात करें तो सबसे नया जिला बिहार का है अरवल। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, जो कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और भी कई सारे पॉइंट जिलों को लेकर बन सकता है एग्जाम में। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो आप चिन्ह देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है, तो 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अच्छा, कुछ और जानकारी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक से जो पॉइंट है वो आपके बीच रखा गया है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी राज्यपाल बिहार का बदला गया है। वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के नए राज्यपाल हैं। बिहार को लेकर जो बेसिक से जानकारी यहाँ पर लिखी गई सभी को ध्यान रखिएगा। ये बिहार का मैप है और कई बार मैप से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछा जाए कि बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये जानकारी आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि गंगा नदी जो बक्सर में चौसा नामक स्थान से बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है और कटिहार में मनिहारी के पास बिहार को छोड़ देती है, तो कुल मिलाकर कितने जिलों को कवर करते हुए ये जाती है, यानी कि बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्पज से। तमाम बातें हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अभी आप जो करंट अफेयर्स के इस क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, ये तमाम जो PDF फाइल हमारे होते हैं आप BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम में जहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो BPSC हो, बिहार SSC हो, BPSC TRE हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा आदि किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से भरपूर हेल्प मिलेगा। अच्छा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर है। जब आप इस कोर्स को परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कूपन कोड दिखेगा, ये वाला MARCH, मार्च महीने का ये वीडियो देख रहे हैं, और कूपन कोड भी हमने आपको मार्च ही दिया है, जिसके बाद इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आपको 6 महीना, 12 महीने और 18 महीने का प्लान दिख रहा है, इन सभी में अतिरिक्त आपको 200 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। एक नाम मात्र की फी पर ये आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। नॉमिनल सा चार्ज है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, एक बात और, जिस तिथि को आप ज्वाइन करेंगे तभी से आपका प्लान स्टार्ट होगा, यानी कि पिछला जो 2023 जनवरी से अब तक का जो संग्रह है ये आपको डेली, मंथली और ईयरली वाला वो सभी नोट्स करंट अफेयर्स है एकदम से निःशुल्क मिल जाएगा। जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे तब से आपका प्लान स्टार्ट होगा, और जितने दिनों का रहेगा उतने दिनों तक आप इसका भरपूर लाभ ले पाएंगे। ये एक सुनहरा अवसर है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना कंकड़बाग में किया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये पटना में किया गया 20 से लेकर 25 मार्च 2025 तक। अच्छा, ये पहली बार है जब बिहार को ये सेपक टकरा वर्ल्ड कप की मेजबानी का अधिकार मिला है, या फिर इसका आयोजन का अधिकार मिला है। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 20 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अच्छा, कुछ पॉइंट
यहाँ पर और भी है, जैसे कि इस प्रतियोगिता की अगर हम थीम नहीं बल्कि इसके शुभंकर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये शुभंकर है भीम, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल एक पशु है गौर बाइसन, ये इसी से प्रेरित है। यहाँ पर इसी को लेकर ये पॉइंट हमने लिखा कि ये शुभंकर बिहार की शक्ति और गर्व का प्रतीक है, जो कि पशु गौर बाइसन से प्रेरित है। तो इस चीज़ को भी बाकायदा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ और जानकारी आपको यहाँ पर दे दूँ, जैसे कि बात यहाँ पर हम कर रहे हैं सेपक टकरा वर्ल्ड कप की। जो सेपक टकरा खेल है, आई थिंक बहुत सारे लोग अब भी इसके बारे में नहीं जान रहे हैं आखिर ये होता क्या है। तो आसान शब्दों में से ये समझिए कि ये जो खेल होता है ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण होता है। जैसे कि बात करें यहाँ पर वॉलीबॉल खेल के, तो उसमें एक नेट लगा हुआ होता है, जाली लगा रहता है, और दोनों टीमें जो होती है, जो दो टीमें मतलब जो प्रतिद्वंदी होती है, दोनों के आमने सामने मतलब वो जाली होती है, बीच में होती है। तो एक दूसरे के पाले में वो बॉल को गिराने का प्रयास करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा भी है कि वॉलीबॉल की तरह इसमें भी नेट लगी होती है और खिलाड़ी गेंद को एक दूसरे के पाले में गिराने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर शर्त यह है, नियम यह है कि हाथ की जगह इसमें पैर का इस्तेमाल होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यही है सेपक टकरा वर्ल्ड कप। और इसको लेकर जानकारी अभी एक और प्रश्न में इसके विजेताओं को लेकर हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। बताएं कि यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है। अच्छा, गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया पक्षी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया होती है। खास करके गांव देहात में बहुत देखने को मिलता है। फूस के मकान में जो खरपतवार से बने घर होते हैं वहाँ पर आप लोग जरूर इसे देखते होंगे। तो प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ये तिथि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये दिवस लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था 2010 में। 2010 में ही पहली बार बिहार दिवस भी मनाया गया था। ये चीज़ें ध्यान आप लोग रखेंगे। इस वर्ष 2025 में गौरैया दिवस की थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर। ये 2025 का विश्व गौरैया दिवस का थीम है। थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी दिवस को लेकर। अच्छा, ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार की राजकीय पक्षी है, इस वजह से। आगे बढ़ते यहाँ पर कुछ बेसिक से जानकारी बिहार को लेकर। जैसे राजकीय पक्षी गौरैया है, इसके अतिरिक्त पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा, और राजकीय चिन्ह क्या है, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। अच्छा, एक जानकारी हो, राजकीय फूल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। अब भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर राजकीय फूल है कचनार। तो आपको बता दूं कि वर्तमान में इसे संशोधित करते हुए काफ़ी लंबे समय से जो बिहार की राजकीय फूल है वो मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा है। इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, बहुत आसान है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए, अच्छा ये भी जो प्रश्न है गौरैया पे ही आधारित है और है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए हाल ही में 20 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है द गौरैया बिहार। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को, अच्छा ये जानकारी अभी हम आपको दे रहे थे कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा द गौरैया बिहार नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये ध्यान रखिए, ऐप का नाम क्या है, तो द गौरैया बिहार। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इस ऐप के जरिए आम नागरिक गौरैया की जियो टैग्ड तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। इस ऐप में ये खास करके फैसिलिटी होगा, ये सुविधा होगा कि जियो टैग्ड तस्वीरें यहाँ पर गौरैया की अपलोड की जाएगी, जिससे राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का एक प्रकार से डेटाबेस तैयार होगा और इसके संरक्षण की दिशा में बेहतर कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। जिस प्रकार से ये एकदम विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है, इसी के संरक्षण को लेकर ये प्रयास बिहार सरकार द्वारा किया गया है और इसी दिशा में ये ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए, गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है और आपको बता दूं कि गौरैया दिवस के अवसर पर 20 मार्च को संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है, जिसे पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक फुदकी की ये पुकार फुदकी चाहे प्यार, ये एक नुक्कड़ नाटक का यहाँ पर आयोजन किया गया, जो कि गौरैया संरक्षण का एक प्रकार से संदेश देता है। इसी विषय वस्तु पर यह नुक्कड़ नाटक आधारित था। आई होप ये चीज़ें क्लियर है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे आपको ध्यान रखना है 2010 से प्रत्येक वर्ष गौरैया दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की विश्व गौरैया दिवस की जो थीम है और ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर,
ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बोर फील मत कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा। आप लोग जानते हैं कि ये मंथली वीडियो है, मंथली संग्रह करंट अफेयर्स के प्रश्नों का, तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन धैर्य रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच आने वाले हैं, सभी को एकदम से अच्छी तरीके से प्रिपेयर आपको करना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए हाल ही में किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिहार की बिजली कंपनी, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि देश में सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगाने में बिहार की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों यानी कि इनोवेशंस और सुधारों को दर्शाता, जो कि स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को लागू कर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और पारदर्शिता प्रदान करने में सहायक रही है। तो इसी दिशा में जो प्रयास था, इसको लेकर अभी हाल ही में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार बिजली बोर्ड को या फिर बिजली कंपनी को। अच्छा, यहाँ पर अभी से विस्तार में समझिएगा। अगर हम बात करें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की, तो पहली बार राज्य में इसका गठन हुआ था 1958 में। फिर 1 नवंबर 2012 को इस बोर्ड को भंग कर 5 कंपनियां गठित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय घाटे को कम करना था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दरअसल जब 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय से लेकर 2012 तक कभी भी ये मुनाफे में नहीं गया। 2012 में 1 नवंबर को ये 5 कंपनियों में विभक्त किया गया, उसे भंग करते हुए, और मूल उद्देश्य यह था कि इसे प्रॉफिट में लाया जाए, और परिणाम देखने को भी मिला। लगभग 65 वर्षों के पश्चात ये बिजली कंपनियां बिहार की मुनाफे में गए थे और तकरीबन 300 करोड़ से अधिक का मुनाफा किया था। ये चीज़ें अभी रिसेंटली भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। ये चीज़ें ध्यान रखिए। हम पढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। देखिए, बिहार में जो वर्तमान में 5 बिजली कंपनी है जो खास करके अलग अलग जोन में बांटे गए हैं, उनमें बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साथ ही साथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये 5 कंपनी बिहार में इस समय मतलब इसको विभक्त करके बनाई है, जो कि संचालित हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में इतनी ही जानकारी, बस ये ध्यान रखिए। अभी दिल्ली में जो आयोजित हुआ था एक कार्यक्रम, यहाँ पर ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि बिहार के नवादा जिले में ये स्थापित किया जाएगा। आपको बता दूं कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के नवादा जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है, और आपको ये ध्यान रखना है इस प्लांट से यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के माध्यम से या फिर इससे यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझिए। आगे बात करें इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो इससे बिहार को स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा स्रोत मिलेगा, जिसके माध्यम से बिहार में जो ऊर्जा की खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस कमी को ये पूरा करेगा। साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और 24 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित इसके माध्यम से हो सकेगी। अच्छा, ये पहल जो है ये आपको ध्यान रखना है कि नेट जीरो के लक्ष्य में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वो चीज़ें आगे भी दरअसल हमने लिखा है, लेकिन उससे पहले पॉइंट यहाँ पर यह है कि साथ ही इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य का जो ऊर्जा संकट है ये भी दूर होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर ये सारा फायदा बिहार को होने वाला इससे। लेकिन इसमें अगर एक बड़ी उपलब्धि की बात करें, तो केंद्र सरकार ने जो 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, या बिहार का जो प्लांट है या फिर जो बिहार में प्लांट स्थापित होगा, तो इस दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है भारत सरकार का। अच्छा, भारत सरकार का नेट जीरो का लक्ष्य क्या है, तो 2070 है। आपको ध्यान रखना है कि बिहार सरकार का भी नेट जीरो का जो लक्ष्य है
अब 2070 है, पहले 2040 था। अब बिहार सरकार ने भी भारत सरकार के अनुरूप ये लक्ष्य निर्धारित किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा हुआ पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर जो प्लांट स्थापित किया जाएगा इसको लेकर एक पॉइंट और आपके बीच है। ये परियोजना अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी के ज्वाइंट वेंचर के तहत ये विकसित की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जो कि नवादा में ये स्थापित किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहां पर नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, जो घोषणा हुई है इसके आधार पर बिहार के सासाराम, गया और जमुई में इन तीनों जगहों पर यानी कि उपयुक्त सभी जगहों पर, इन तीनों जगहों पर नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। आइए डिटेल में आपको जानकारी दें। दरअसल बिहार में सासाराम, गया और जमुई ये कुल 3 जगहों पर ये 3 नए चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा अभी हाल ही में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा किया गया है। अच्छा, वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार में पटना में यानी कि बिहार की राजधानी पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, साथ ही साथ राजगीर चिड़ियाघर सफारी ये वर्तमान में संचालित है। जबकि वहीं पर एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि रानीगंज अररिया में भी बिहार का एक और चिड़ियाघर बन रहा है, जो कि इसके बारे में एक समय हमने आपको जानकारी दिया था, किसी मंत्री ने ही इसकी घोषणा किया था कि ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना ध्यान रखना है कि इसका निर्माण अररिया जिले के रानीगंज में हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबे समय से ये प्रस्तावित था, अब शायद इसका निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। अच्छा, जितने लोग अररिया से संबंधित हैं, अररिया के रहने वाले हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये कार्य शुरू हुआ है या फिर नहीं। रानीगंज एक जगह है अररिया में, वहीं पर इसका निर्माण होना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी आपको दे दूं। दरअसल यहाँ पर चिड़ियाघर के अतिरिक्त अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक जगह वाल्मीकि नगर, यहीं पर है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अच्छा, इसको लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, जो कि ये रिपोर्ट यह कहती है यहाँ पर पिछले 10 सालों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। और आपको ये ध्यान रखना है अब ये बढ़कर 54 हो गई है, 54 हो गई है। ठीक है, ये समझना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है इसका निर्माण कैमूर में होना है, और ये लंबे समय से प्रस्तावित था, जिसे रिसेंटली कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनना है कैमूर में, मंजूरी मिल चुका है, अब ये शायद निर्माण कार्य इसका शुरू भी हो चुका होगा। तो फिलहाल यहाँ पर टाइगर रिजर्व को लेकर भी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ ये समझिएगा कि वीटीआर यानी कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर 2022 से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है। आप लोग जरूर घूमने जाइएगा अगर टाइम मिले तो। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले देखिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को लेकर यही हमने लिखा कि जुलाई 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, और फिलहाल इसी रिपोर्ट को लेकर आपको जानकारी रखना। उसके बाद रिपोर्ट नहीं आई अब तक। तो जब बाघों की गणना हुई तो यहाँ पर 54 बाघ देखने को मिला, जो कि आपको ये भी समझना है कि पूरे भारत में अगर देखें तो 3682 बाघ है, लेकिन बिहार में वीटीआर में ये 54 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, जहां पर 785 है। नवीनतम आंकड़े जो कहते हैं, जो जुलाई 2023 का ही ये डेटा है हालांकि। ठीक है, नया आंकड़ा आएगा तो वो चीज़ें हम अपडेट यहाँ पर इस सीरीज में आपके लिए कर देंगे। फिलहाल आते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि पटना बिहार में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। ये प्रतियोगिता अभी हाल ही में बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ। यहाँ पर भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। देखिए, इस प्रतियोगिता की बात करें तो पटना में इसका आयोजन हुआ 20 से लेकर 25 मार्च 2025 तक। शुभंकर इसका था थीम, जो कि गौर बाइसन पशु से प्रेरित है। ये चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना, आपने देखा। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, पहली बार है जब बिहार इस प्रतियोगिता का मतलब मेजबानी किया है, फिर बिहार में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। शुभंकर को लेकर लिखा गया है कि अब बिहार की शक्ति गर्व का प्रतीक है, जो कि पशु गौर बाइसन से प्रेरित है। ये चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। लेकिन अब पॉइंट पे आते हैं जो एक्चुअली प्रश्न में हमसे पूछा गया है। देखिए, इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने क्वाड स्पर्धा में
कांस्य पदक अपने नाम किया है? ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक्चुअली प्रश्न में पूछा भी गया। अच्छा, अगला पॉइंट है कि सेमीफाइनल में पुरुष टीम ने वियतनाम को 1-2 पुरुष टीम को वियतनाम से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया कि सेमीफाइनल जो मुकाबला हुआ ये वियतनाम से हुआ था, जो कि आपको ध्यान रखना है, पुरुष टीम को, भारतीय पुरुष टीम को वियतनाम से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, यानी कि शिकस्त मिला। और फाइनली प्रतियोगिता का जो गोल्ड मेडल है ये थाईलैंड और रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल वियतनाम ने अपने नाम किया। ये बात हो रही है मेंस कैटेगरी की। वहीं पर वुमेन्स कैटेगरी महिला वर्ग की बात करें तो सेमीफाइनल में भारत को थाईलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता का जो स्वर्ण पदक है ये वियतनाम ने और रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल थाईलैंड ने अपने नाम किया। अल्टरनेट है, दोनों को ध्यान से देखिएगा। मेंस कैटेगरी में स्वर्ण पदक थाईलैंड ने जीता, जबकि वुमेन्स कैटेगरी में स्वर्ण पदक वियतनाम ने जीता। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल की तो ये वियतनाम ने जीता, जबकि विमेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये थाईलैंड ने जीता। लेकिन वहीं पे दोनों वर्गों में, पुरुष और महिला वर्गों में देखें तो कांस्य पदक जो मिला है वो भारत को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर समझना, ध्यान रखना है। अच्छा, सेपक टकरा को लेकर हम ऑलरेडी जानकारी आपको दे चुके हैं, अब यहाँ पर दोबारा से हम नहीं देने जा रहे हैं। चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि बिहार दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया? देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि दिल्ली में 16 से 31 मार्च तक ये बिहार उत्सव का आयोजन किया गया। देखिए, बिहार दिवस के अवसर पर आईएनए दिल्ली हाट में 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया। शुरुआत हुई थी 16 मार्च को, संपन्न हुआ 31 मार्च 2025 को। अच्छा, यह बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला, शिल्प और उद्योग को प्रदर्शित करने वाले इस आयोजन में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, जो मौजूदा उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, ये मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। ये जो खास करके उत्सव आयोजित हुआ यहाँ पर, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये आमंत्रित थे। और आपको ये ध्यान रखना है, बिहार स्थापना को लेकर के जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है अभी हम थोड़ी देर पहले आपको दे चुके हैं। इस वर्ष बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसका थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये चीज़ें पुनः से यहाँ पर आपके बीच है, देख लीजिए, ये आपका रिकॉल हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये चीज़ें याद रहेगी तो 1 अंक आपके हाथ में होगा। और सभी ये 2025 ही नहीं बल्कि 2000 आपको 24, 23 और 22 को लेकर भी ध्यान रखना है कि थीम क्या था। कोई भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं, शुरुआत कब हुई थी, शताब्दी स्थापना दिवस कब मनाया गया, ये चीज़ें सभी अपने आप में एक प्रश्न का रूप है। चलिए, 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? देखिए, हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार की बात करें तो ये अभी हाल ही में मृदुलिका झा को दिया गया, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 के तहत 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। ये इस पुरस्कार का 19वां एडिशन था और आपको ये ध्यान रखना है, कुल मिला के 20 कैटेगरी में 27 पत्रकारों को यहाँ पर सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में। अब यहाँ पर समझिए, हिंदी के लिए जो एक्चुअली हमने प्रश्न पूछा है तो हिंदी के लिए आज तक की जो मृदुलिका झा एंकर है इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे मैं आपको जानकारी दे दूं, 2005 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य, साहस और प्रतिबद्धता को पहचानने और उसे सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये 2005 से शुरुआत हुई थी, 2005 से ये दिया जाता आ रहा है, जो कि प्रिंट मीडिया, डिजिटल, साथ साथ प्रसारण मीडिया, ये सभी प्रकार के मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों के लिए मतलब वैध होता है। इन सभी को मतलब सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए रामनाथ गोयनका के बारे में हम चर्चा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि जो 20 कैटेगरी में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया वो कौन कौन है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं रामनाथ गोयनका के बारे में। दरअसल रामनाथ गोयनका को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं,
3 अप्रैल 1904 को दरभंगा बिहार में उनका जन्म हुआ था। 1936 में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। इंडियन एक्सप्रेस एक मतलब खास करके न्यूज़पेपर है, इसकी शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। अच्छा, वह देश के पहले संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। 1991 में उनका निधन हुआ था। अच्छा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर में अमलतास रोड का नाम बदलकर इनके नाम पर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया था। ये चीज़ें हमने करेंट अफेयर्स का, जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास चलता है, वहाँ पर हमने आपको बतलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 1904 में 3 अप्रैल को दरभंगा बिहार में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, यहाँ पर रामनाथ गोयनका पुरस्कार के 19वें एडिशन की हम बात कर रहे हैं। कुल मिला के 20 कैटेगरी में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ पर जो 13 पत्रकारों का नाम और जो कैटेगरी देख रहे हैं, ये प्रिंट मीडिया से संबंधित है। जो प्रिंट मीडिया है उनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हिंदी के लिए दिया गया मृदुलिका झा को, जो कि आज तक से संबंधित है। उसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषा और भी कई सारी कैटेगरी है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये रही बात यहाँ पर प्रिंट मीडिया से संबंधित। लेकिन वहीं पर डिजिटल श्रेणी में या फिर प्रसारण श्रेणी में देखें तो प्रसारण श्रेणी में कुल 7 पुरस्कार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल जो कैटेगरी है ये 20 कैटेगरी है और सम्मानित कितने पत्रकार हुए हैं, तो 27 पत्रकार कुल मिला के 20 कैटेगरी में। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रसिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, एक्चुअली ये बिहार के सोनपुर के रहने वाले हैं। और अगर हम सोनपुर की बात करें तो सोनपुर किस जिले में आता है, तो वो सारण में आता है। किसी भी विकल्प में सारण नहीं लिखा गया है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये सारण के रहने वाले हैं। कहाँ के, तो सारण के। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि राहुल श्रीवास्तव बिहार के सोनपुर के निवासी हैं। एक्चुअली यहाँ पर सारण होना चाहिए। तो सारण जिले के सोनपुर के निवासी हैं राहुल श्रीवास्तव, जो कि आपको ध्यान रखना कि 5 से 8 अप्रैल 2025 तक रशिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है, तो राहुल श्रीवास्तव, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो सोनपुर, हरियर क्षेत्र सोनपुर। यहीं पर सोनपुर मेला लगता है, जो कि पशु मेला, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर लगता है। ये चीज़ आप लोगों को मालूम होगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी ही जानकारी है। हम आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की जो अनिवार्यता है अब समाप्त कर दी है। बताएं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। दरअसल अटेंडेंस की जो अनिवार्यता थी, जो खास करके कंपलसरी अटेंडेंस होना था 75% इस योजना का लाभ लेने हेतु, तो इस अनिवार्यता को अब सरकार ने खत्म किया है। अब आपसे पूछा गया कि बिहार साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि ये शुरुआत हुआ था वर्ष 2006 में। 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अगले ही वर्ष इस योजना की शुरुआत की थी उन्होंने। देखिए, बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी। मतलब यहाँ पर कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि स्कूल में जो बच्चे अटेंडेंस बनाते हैं, उनकी अटेंडेंस 75% कम से कम होनी चाहिए थी, तभी जाके वो इस योजना का लाभ ले पाते। लेकिन ये अनिवार्यता को अब समाप्त कर दी है। अब छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में ही साइकिल और पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है। हालांकि अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट आपके बीच हमने रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर इस तरह की जो घोषणाएं होती है, कोई पहल शुरू होता है, कोई योजना आती है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो दक्ष मिशन शुरू हुआ था 2023 में, और इसको लेकर दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था, और आपके बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में पूछा गया था, और बाकायदा उसको लेकर डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था। जो लोग उसको पढ़ के गए होंगे तो 1 अंक कन्फर्म उनको मिला होगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न इसी सीरीज से होते हैं, एक भी यहाँ से आपको बाहर देखने को नहीं मिलता है। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सारे इवेंट को एकदम से चुन चुन के सभी को इस सीरीज में कवर करते हैं। ऐसा संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। पसंद आता है तो दूसरों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए। चलिए, यहाँ पर हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत की गई थी। दरअसल बिहार की साइकिल अभियान के तर्ज पर ऐसी ही योजना कई अफ्रीकी देशों, खास करके जाम्बिया और माली आदि में लागू है।
अच्छा, ये जो साइकिल योजना है बिहार सरकार की काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी सिद्ध हुई है, क्योंकि 2006 की अगर हम बात करें तो उस समय हर जगह स्कूल कॉलेज आदि नहीं था। तो साइकिल के माध्यम से लड़कियां खास करके स्कूल जाने में मतलब सक्षम हो पाई और इनको शिक्षा मतलब अर्जित करने में प्रकार से मदद मिला राज्य सरकार की तरफ से। और इसी के तर्ज पर कई अफ्रीकी देशों में विशेष तौर पर जाम्बिया, माली आदि में इस प्रकार की साइकिल योजना संचालित हो रही है। ये चीज़ें मीडिया में खबरों में थी और मुझे याद था, ये चीज़ें हमने कई बार पहले भी बतलाया था। तो जब यहाँ पर चूंकि इसकी चर्चा हुई, इसी वजह से ये पॉइंट हमने यहाँ पर रखा ताकि इसको आप यहाँ पर रिकॉल कर पाएँ। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बिहार सरकार के जो साइकिल अभियान है इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र ने भी किया है, जो कि विशेष रूप से लड़कियों को स्कूल तक पहुंचने में मदद करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने में सफल साबित हुई है। नीतीश कुमार द्वारा ये किया गया जो प्रयास है, किया गया जो पहल है, बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, बतौर मुख्यमंत्री अगर हम इस योजना की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय कार्य है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं शिक्षा से संबंधित। तो 2005 में बिहार का जो शिक्षा बजट था वो 4,400 करोड़ रुपये था। ठीक है, ये ध्यान रखें, 4400 करोड़ रुपये था, लेकिन 2025-26 में ये 60,000 करोड़ रुपया से अधिक है, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। अगर राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक जो बजट है शिक्षा को लेकर वो बिहार का है। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो सुनील कुमार हैं। आई होप ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हाल ही में बिहार दिवस मनाया गया है। बताएं कि बिहार दिवस मनाने की शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, अभी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। 2010 में इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई बिहार दिवस को लेकर। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका जो आयोजन है भारतीय वाणिज्य दूतावास और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से किया गया। इसमें भारतीय अमेरिकी समुदाय ने 130 से अधिक या फिर भारतीय अमेरिकी समुदाय के 130 से अधिक सदस्य शामिल हुए थे, जिन्होंने बिहार की संस्कृति और उसके द्वारा की गई प्रगति और दुनिया भर में उसकी बढ़ती मौजूदगी को यहाँ पर सराहा। यानी कि जो खास करके अच्छे अच्छे कार्य थे उन सभी चीज़ों को यहाँ पर सराहना मिली है। तथा यहाँ पर आपको ये बात ये ध्यान रखना है कि प्रवासी भारतीय समुदाय के 4 विशिष्ट सदस्यों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं योगदान के लिए यहाँ पर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। अच्छा, बिहार दिवस को लेकर फिलहाल बहुत सारी जानकारी अभी हम आपको दे चुके हैं, क्योंकि अभी ये आयोजित कहाँ पर हुआ? तो भारतीय वाणिज्य दूतावास में न्यूयॉर्क में। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, ये बेसिक सी जानकारी बिहार दिवस को लेकर अभी हम 2-3 बार दोबारा दोहरा चुके हैं। चलते हैं इसे स्किप करते हुए अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्न में से कहाँ आगामी 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि बापू टावर पटना में, जो कि पटना के गर्दनी बाग में ये अवस्थित है बापू टावर। अच्छा, बिहार के संदर्भ में अगर कोई भी महोत्सव की बात हो उसको एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया थावे महोत्सव को लेकर, और ये जानकारी हमने आपको दिया था और वही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला था। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में आगामी 5 अप्रैल को मगही भाषा, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, साथ साथ लोक कला, लोक गायन, साथ ही साथ इतिहास, पुरातत्व का एक दिवसीय उत्सव आयोजित किया जाएगा। कब? तो 5 अप्रैल को। अच्छा, ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ये एक दिवसीय कार्यक्रम है, 5 अप्रैल को आयोजित होना है और ये पटना में जो गर्दनी बाग स्थित बापू टावर है यहीं पर ये आयोजित किया जाएगा। बापू टावर को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। इस महोत्सव के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मगही लोक भाषा, साहित्य, संस्कृति और संगीत आदि को बढ़ावा देना है। देखिए, मगही की बात करें बतौर भाषा के दृष्टिकोण से तो यहाँ पर समझिएगा, मगही भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जो विशेष तौर पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मगही भाषा का जो निकटतम संबंध है वो बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी और मैथिली भाषा है। कई प्रकार से ये इससे संबंधित है, तो निकटतम संबंध इससे माना जाता है विशेषज्ञों के द्वारा, और इसे देवनागरी या फिर कैथी लिपि में लिखा जाता है। ये चीज़ें समझिएगा, ध्यान रखिएगा। मगही के इतिहास को लेकर या फिर इनसे संबंधित ये सारी जानकारी है, चूंकि मगही को लेकर ये प्रश्न है तो यहाँ पर ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर एक्चुअली जो हम बात
कर रहे हैं कैथी लिपि की। देखिए इसको लेकर हमने चर्चा पहले भी आपके बीच किया है डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। देखिए इस समय बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और इनसे संबंधित कई सारे पुराने दस्तावेज जो मिले हैं, जो निकाले गए हैं, जो खास करके इस दिशा में, इसको संचालित करने की दिशा में, खास करके जो भूमि सर्वे हो रहा है, तो कई सारे दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। तो इससे क्या होता है, अधिकारियों को पढ़ने में समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाकायदा इसको लेकर एक खास करके टीम गठित किया गया था इस लिपि में जानकारी देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये चीज़ समझिएगा, कैथी लिपि में ये लिखा जाता है। आई होप यहाँ पर ये चीज़ें आपका क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि बात हम कर रहे हैं बापू टावर की, तो ध्यान दीजिएगा बापू टावर का जो उद्घाटन है ये पिछले साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 2024 में नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। आप यहाँ पर बापू टावर को देख सकते हैं जो कि गर्दनी बाग पटना में है। अच्छा, इसी तरह का एक और है बापू परीक्षा परिसर, जो कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला जो हुआ था, जो एक प्रकार से यहीं पर हुआ था बापू परीक्षा परिसर में, और ये मामला अभी तक चल रहा है। शायद नहीं लगता है कि परीक्षा रद्द होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 17वीं बीपीएससी एग्जाम की। खैर ये अलग एक मुद्दा है, इसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन भी किया था और इसको लेकर बहुत सारे वीडियो भी हमने आपको दिए थे। बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए थे, लेकिन मामला एकदम रफा दफा होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पर बात एक्चुअली हमको करना है बापू परीक्षा परिसर की, जो कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जहाँ पर जो खास करके 16,000 इसका मतलब कैपेसिटी है। 16,000 बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में यहाँ पर परीक्षा देने में एक साथ सक्षम हैं। तो ये कहाँ पर बना है, तो कुम्हरार पटना में 23 अगस्त 2023 को नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आप सबों को हो सकता है बापू टावर और बापू परीक्षा परिसर में कि ये है कहाँ। ध्यान दीजिएगा, हमने एक ट्रिक आपको बताया था, जैसे कि टावर में जो टावर होता है वो लंबा होता है, ऊंचा होता है, और गर्दनी बाग में जो शब्द है गर्दन, ये भी लंबा ऊंचा होता है। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, टावर गर्दनी बाग में, बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस पावर लिफ्टर ने 20 से लेकर 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। इनका नाम क्या है? जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे एडिशन में इन्होंने गोल्ड जीता है, तो इनका नाम है झंडू कुमार। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह दूसरा संस्करण है। 20 से लेकर 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में 3 स्थानों पर, जिनमें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये आयोजित किया गया। 20 से लेकर 27 मार्च 2025 तक ये इसका दूसरा संस्करण है। शुभंकर गया है तो उज्ज्वला, ये ध्यान रखें। इस प्रतियोगिता के तहत अगर हम देखें तो 6 खेल विधाएं शामिल हैं, जिनमें पैरा तिरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग। इन 6 खेल विधाओं में से अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि झंडू कुमार ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पावर लिफ्टर यानी कि पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने ये गोल्ड जीता है, जबकि वहीं पर पंजाब की पावर लिफ्टर सीमा रानी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। इन्होंने यहाँ पर देखिए, इसके बारे में आगे हमने लिखा है दोनों को लेकर के। देखिए, इन दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है, और ये रिकॉर्ड क्या है? दरअसल झंडू कुमार की बात करें तो 72 किलोग्राम वर्ग में 206 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड जीता, जबकि महिला वर्ग में सीमा रानी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 97 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड जीता। तो मेंस और विमेंस कैटेगरी दोनों को लेकर ध्यान रखना है। आप यहाँ पर दोनों को देख सकते हैं, यह है सीमा रानी और ये बिहार के झंडू कुमार। तो इतनी जानकारी फिलहाल यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 को लेकर वही सारी जानकारी यहाँ पर आपके बीच है। ये दूसरा एडिशन है, लेकिन इसके पहले एडिशन की बात करें तो 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक ये भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। इसका भी शुभंकर था उज्ज्वला, जो कि एक पक्षी गोरैया से प्रेरित है। आप यहाँ पर इसके शुभंकर को देख सकते हैं, इसका चोंच को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर हरियाणा इसमें पदक तालिका में 105 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? ध्यान आपको रखना है, इसकी शुरुआत की जाएगी मलेशिया के सहयोग से। आपको बता दूं कि बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी, जहां पर विशेष एआई प्रणाली और चैटबॉट शुरू करने के लिए मलेशिया के साथ अभी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इस वजह से ये एक प्रश्न का रूप लेता है और यहाँ पर वही सारी जानकारी आपके बीच हमने रखा है। मलेशिया की सहायता से यहाँ पर बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें नव नालंदा महाविहार की स्थापना की, तो इसकी स्थापना प्राचीन नालंदा महाविहार की तर्ज पर वर्ष 1951 में पाली और बौद्ध धर्म के उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किया गया था। आई होप इसे ध्यान रखेंगे। 1951 में पाली भाषा और बौद्ध धर्म के उच्च अध्ययन केंद्र के रूप में इसे पुनः से विकसित करने की दिशा में, ठीक है, ये शुरू किया गया था वर्ष 1951 में। अब आगे आते हैं नालंदा महाविहार की। अगर हम बात करें तो नालंदा महाविहार प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जो कि दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय की संज्ञा इसे दिया जाता है, जहां पर हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे, जो कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करते थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर म्यांमार, चाइना और भी देश विदेश के कोने कोने से यहाँ पर आते थे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करते थे। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें बहुत ही दुखद घटित हुआ। जैसे कि नालंदा महाविहार की सबसे पहले हम स्थापना की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा ये किया गया था, लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम शासक थे। इनकी सेना ने नालंदा महाविहार को नष्ट कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार ये मतलब जो इसे विध्वंस करने का श्रेय जाता है ये बख्तियार खिलजी को जाता है। दरअसल आपको ये ध्यान रखना है, कहा जाता है कि जब इसमें आग लगाया गया था तो महीनों तक जलते रहा था। जिस प्रकार की यहाँ पर उच्च क्वालिटी का ग्रंथ था, बहुत सारे ज्ञानवर्धक पुस्तकें थे, जो कि एक बड़ा शिक्षण केंद्र के रूप में ये मतलब खास करके पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा था, तो इसे समाप्त कर दिया गया, आग लगा दिया गया, महीनों तक ये जलते रहा था, ये इसके बारे में कहा जाता है। लेकिन फिर 2010 में भारत सरकार ने नालंदा महाविहार को पुनर्जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये चीज़ें ध्यान आपको रखना है। अच्छा, ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करने का श्रेय किस मुस्लिम शासक को जाता है। इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया है, तो बख्तियार खिलजी को जाता है। चलिए, अब यहाँ पर नालंदा महाविहार की एक्चुअली बात हो रही है, तो कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। दरअसल ये है बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार में अगर विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो आपको ध्यान रखना 2 स्थल हैं। एक तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर परिसर है, ये इस सूची में 2002 में शामिल हुआ था और ये बिहार का पहला स्थल है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। फिर 2016 में इसमें नालंदा महाविहार को शामिल किया गया। तो वर्तमान में 2 स्थल है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। आइए कंप्लीट सूची हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो 43 स्थल जो है उसकी सूची को आप देख रहे हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक वाला जो स्लाइड है वो मिसिंग है, वो शायद किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें, जो हम 2 स्थलों के बिहार की बात कर रहे हैं तो उनमें 23 नंबर वाला ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर पे आपको दिख रहा है बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर, 2002 में इसमें शामिल हुआ था। क्रम भी आपको ध्यान रखना है, इस सूची में 23वें स्थान पर है। अगला होगा 33वें नंबर पे। 33वें नंबर पे है नालंदा महाविहार, जो कि 2016 में इसमें शामिल हुआ था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिछली बार यानी कि जो नवीनतम इसमें शामिल है 2024 में असम का अहोम राजवंश का मोईदाम, जो कि मोईदाम वो होता है मतलब हजारों साल से दफन एक स्थल, उसे मोईदाम कहा जाता है। तो इसमें 2024 में शामिल हुआ। इस प्रकार से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के 43 स्थल शामिल है। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार का 2 स्थल। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितना पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है? तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 पदक अपने नाम किया है। ध्यान रखिए, बिहार की मेजबानी में पहली बार इसका आयोजन हुआ 20 से लेकर 25 मार्च तक।
ये इस प्रतियोगिता का 5वां संस्करण था। इसका थीम था भीम, जो कि गौर बाइसन पशु से प्रेरित था। ये चीज़ें अभी आपने जाना। अच्छा, प्रतियोगिता में भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता और फिर 1 रजत और फिर 5 ब्रॉन्ज, यानी कि 5 कांस्य, कुल मिला के 7 पदक भारतीय टीम ने जीता। अच्छा, भारतीय पुरुष टीम ने इस प्रतियोगिता के रेगू इवेंट में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। यही एकलौता स्वर्ण, ये आपको ध्यान रखना, रेगू इवेंट में भारतीय पुरुष टीम को मिला। और इसी वर्ग में महिला मतलब इसी खेल में महिला वर्ग का जो खिताब है ये थाईलैंड ने अपने नाम किया था, यानी कि रेगू इवेंट में खास करके मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल थाईलैंड ने जीता। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना, समझना है। अच्छा, प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि रेगू इवेंट में पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो स्वर्ण जीता पुरुष रेगू टीम ने, रजत जीता महिला युगल टीम ने, कांस्य जीता पुरुष युगल, महिला रेगू, मिश्रित क्वाड और महिला क्वाड और पुरुष क्वाड टीम ने। तो ये चीज़ें मतलब भारत के संदर्भ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक यहाँ पर भारतीय टीम को मिला है इस सेपक टकराव वर्ल्ड कप में। अच्छा, एक बार पुनः हम दोहरा दें कि पहली बार बिहार को इसकी मेजबानी मिली थी और ये 20 से 25 मार्च तक पाटलिपुत्रा खेल परिसर कंकड़बाग पटना में ये आयोजित किया गया। चलिए 18वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य की कोसी मेंची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया है और ये संबंधित है बिहार राज्य से। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में 28 मार्च 2025 को बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है। ये किस तिथि को दिया गया? तो 28 मार्च 2025 को। ये सिंचाई को मतलब बेहतर तरीके से संचालित करने की दिशा में, बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में ये अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है। दरअसल इससे फायदा क्या होगा ये यहाँ पर दिखेगा। तो इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि 6,282.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को 3652.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को भी स्वीकृति दी गई है। तो ये राशि का आवंटन यहाँ पर किया गया है इस योजना के सफल संचालन के लिए। अब आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं। इस योजना के अंतर्गत बात करें तो मौजूदा पूर्वी जो मुख्य कोसी नहर है इसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में स्थित महानंदा बेसिन को मेची नदी तक विस्तारित किया जाएगा। जो कोसी का मुख्य नहर है इसके पुनर्निर्माण मतलब इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसके माध्यम से जो अतिरिक्त जल है ये महानंदा बेसिन होते हुए ये मेची नदी तक विस्तारित किया जाएगा। यही एक योजना है। अच्छा, बिहार में भी इस तरह की एक योजना है जो कि हमने आपको बताया था। ये अतिरिक्त जो जल है कोसी नदी में, जो कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, वो महानंदा बेसिन होते हुए मतलब खास करके मेची नदी तक ये पहुंचाने की योजना है ताकि बिहार में बाढ़ से निजात मिल सके। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर बतौर सिंचाई की बात करें तो इस लिंक परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ मौसम में जो खास करके बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलें हैं तो इसको लेकर आप ध्यान रखना है। 2,10,516 हेक्टेयर की अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई इसके माध्यम से संभव हो पाएगी। कई बार क्या होता है कि वर्षा के अभाव के कारण फसलें खराब हो जाती है तो ये परियोजना इसमें बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, खरीफ मौसम की जो हम खरीफ फसल की एक्चुअली हम बात कर रहे थे तो बरसात की मौसम में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। अच्छा, ये फसलें मानसून की जो बारिश होती उस पर निर्भर होती है जो मुख्य रूप से जुलाई और अक्टूबर में बोई जाती है। अच्छा, ये जो फसलें होती है कई बार होता क्या कि बारिश के अभाव के कारण सूख जाती है या फिर मतलब बारिश होता नहीं तो बहुत परेशानी होती है और पानी का व्यवस्था करना पड़ता है किसानों को पंप सेट आदि लगा के। लेकिन कई बार ये होता है कि बरसात के सीजन में इतनी बारिश हो जाती है कि फसल भी खराब होने लगती है। तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पर दिक्कत हो जाती है इस फसल के साथ। अब यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले एक्चुअली बात जो हम कर रहे थे बिहार के नदी बेसिन की। देखिए कोसी बेसिन, ये ब्लू वाला जो एरिया देख रहे हैं आप यहाँ पर नीला, ये बिहार का कोसी बेसिन है।
तो कोसी बेसिन में ही कोसी नदी है और इसको महानंदा, ये जो हरा वाला एरिया देख रहे हैं आप, इसको महानंदा बेसिन होते हुए मेची नदी तक ले जाने की एक प्रकार की योजना है, जिससे कोसी नदी का जो अतिरिक्त जल है यहाँ तक पहुँचा जाएगा, जो कि बिहार के क्षेत्र में, मतलब ये पानी जब मतलब इतने सारे जिलों से होकर गुजरेगी, इतने सारे क्षेत्रों से, तो सिंचाई का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि 2,10,516 हेक्टेयर की अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई संभव हो सकेगी, मतलब इतनी भूमि तक ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आई होप आप यहाँ पर समझ चुके हैं। जो बिहार की नदी बेसिन है उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। अच्छा, बिहार के रिवर मैप की बात करें तो रिवर मैप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है, बक्सर में एक जगह है चौसा, यहीं से प्रवेश करती है। छोड़ती कहाँ पर है? तो कटिहार में एक जगह है मनिहारी, जहाँ पर बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी छोड़ देती है। देखिए, बिहार में अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी हो गया, गंगा हो गया, पुनपुन हो गया, ये सभी जो है बिहार की प्रमुख नदियां हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? देखिए, ये बिहार के कुल मिला के 7 जिलों से होकर गुजरेगी, अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये 28 मार्च 2025 को ये मंत्रिमंडल समिति की बैठक में बिहार की पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई। अच्छा, पिछले प्रश्न में जो हम जानकारी आपको दे रहे थे सिंचाई परियोजना को लेकर, तो दोनों मंजूरी 28 मार्च को ही दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जो बात हो रही है कि इसके तहत जो बात करें इस कॉरिडोर की, तो 120 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा और इस परियोजना पर 3712.40 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का मतलब एक प्रकार से अनुमान है। और आपको ध्यान रखना, यह कॉरिडोर 5 राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवे और 4 राज्य हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे को जोड़कर बिहार के बुनियादी ढांचों को मजबूत करेगा। खास करके ये बिहार के जो 7 जिलों से गुजरेगी उनमें पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है, जिससे आवागमन काफ़ी सुगम हो जाएगी। तो इस दिशा में ये चीज़ें यहाँ पर इस कॉरिडोर को लेकर, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को लेकर ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 20वां प्रश्न है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। बताएं कि अति कुशल कामगारों के या फिर अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है। देखिए, बात यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के दृष्टिकोण से हो रही है, ना कि मनरेगा के दृष्टिकोण से। मनरेगा को लेकर अलग हम जानकारी देंगे आगे आपको। फिलहाल यहाँ पर आज वाले इस वीडियो में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से पहली बार ये वर्गीकरण किया गया है और ऐसे में अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर निर्धारित किया गया है 654 रुपये प्रतिदिन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया, जिसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और अति कुशल कामगारों का वर्गीकरण किया गया। कुल मिलाकर 4 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। इसके साथ ही विभागों ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर में जो है 3.17% भी बढ़ा दिया है, इसमें इजाफा किया है। और नई दर की बात करें, नई मजदूरी दर की बात करें तो मजदूरी दरों में जो इजाफा हुआ है, इसमें अकुशल श्रेणी के कामगारों की मजदूरी 412 से बढ़ाकर 424 रुपये किया गया। अर्धकुशल श्रेणी के कामगारों की मजदूरी 428 से बढ़ाकर 440 किया गया। वहीं पर कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 से बढ़ाकर 536, जबकि अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी 636 रुपये से बढ़ाकर 654 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया। और ये नई दरें जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है। अच्छा, श्रमिकों की बात करें, इसको लेकर एक पोर्टल है, श्रम पोर्टल। अच्छा, वर्तमान में बिहार में श्रमिकों की संख्या जो है ये 2,96,00,000 है। तो फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में मार्च 2025 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने आपके बीच किया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक्चुअली यहाँ पर जो हम ऑफर को लेकर जानकारी दे रहे थे, यही वाला कोर्स है। ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, जिसके बाद यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। एक नाम मात्र की फ़ी के साथ आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से संचालित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में
पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। अच्छा, अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो इसकी जानकारी आपको मालूम होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।